आज के क्लास में हम लोग मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मधुमक्खी पालन क्या होता है? तो अगर मधुमक्खी पालन का बात करेंगे तो मधु को भी, मधुमक्खी जो होता है जिसको हम लोग आम भाषा में मध कहते हैं, उसका भी पालन किया जाता है। पाल कर मध का निर्माण किया जाता है, शहद का निर्माण किया जाता है। मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है और एक कुटीर उद्योग है। ये कुटीर मतलब बोल सकते हैं एक छोटा एक उद्योग के रूप में लोग इसका पालन करते हैं। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? शहद का उत्पादन कराने के लिए मधुमक्खियों का रख रखाव किया जाता है। उसका जो छत्ता होता है उसको बचा के रखा जाता है, उसी को हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। ये किसी मौन पालन भी इसको कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं मधुमक्खी पालन को? तो मौन पालन के नाम से भी लोग जानते हैं। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन, पोषण तथा प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो ऑब्वियस है आर्थिक लाभ मतलब इसके कमाने के नियत से लोग क्या करते हैं, इसका पालन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन कहते हैं। और ये प्रबंधन भी इसका किया जाता है, इसका मैनेजमेंट भी किया जाता है कि अच्छे मात्रा में हम लोग को शहद प्राप्त हो सके। मधुमक्खी से हमें शहद या मधु तथा मधु मोम प्राप्त होता है। तो हम लोग इससे या तो हम लोग बोल सकते हैं मधु प्राप्त हो रहा है या शहद प्राप्त हो रहा है या मधु मोम उसको बोला जाता है। जो हम लोग को उससे मिठास जो हम लोग को मिलता है वही हम लोग को मधु कहलाता है। मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करना आवश्यक है। मधुमक्खियों की प्रकृति और स्वभाव को ज्ञान होना चाहिए हम लोग को। मधुमक्खी का प्रकृति कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, इसके सबके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें कि उसका छत्ता कहाँ पे रहे तो ज़्यादा सही रहेगा और हर एक चीज़ से उसको बचाया जा सके। मधुमक्खियों को पकड़कर उन्हें छत्तों तक रखना। अब देखो वहाँ पे छत्ता जहाँ है मधुमक्खी को, वहाँ पे वो मधुमक्खी हमेशा बने रहे, इस बात को भी ध्यान देना पड़ता है। विभिन्न मौसम में छत्तों का प्रबंधन, जो उसका छत होता है, छत मतलब वही उसका जो छाता होता है, ठीक, जो छाता होता है उसका प्रबंधन किया जाता है। अलग अलग मौसम में उसको अलग अलग प्रकार से उसको बचा के रखना पड़ता है। शहद और तथा मोम का संग्रह एवं उसका रख रखाव, उसका जो शहद होता है या उसका जो मोम होता है उसका रख रखाव का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं तब। मधुमक्खी न केवल शहद प्रदान करती है बल्कि परागण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो मधुमक्खी हम लोग का शहद तो प्रदान करती है, साथ साथ ये परागण कराने में भी मुख्य भूमिका। परागण का मतलब याद होगा कि पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुँचाने का भी काम मधुमक्खी करती है। ये चीज़ हम लोग उस समय भी पढ़े थे। हमारी प्रमुख फसलें जैसे सरसों का हो गया, सूरजमुखी हो गया, सेब हो गया, ये सब के पौधों पर जो मधुमक्खी होता है वो जाके बैठता है और उसके पराग कर लेके उसके वर्तिकाग्र तक पहुँचाने में भी ये क्या करता है? मदद करता है, जिसका अध्ययन हम लोग अध्याय 2 में किए थे अगर याद होगा। यदि मधुमक्खी के डिब्बे को खेतों के बीच में रख दिया जाए तो पौधे में परागण होने से फसल अच्छी होगी तथा मधु भी अधिक मात्रा में मिल सकेगा। वही चीज़ लिखा गया है। तो मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है, मधुमक्खी का जो छाता होता है, वो कहाँ पे ला कर रख दिया जाए? जहाँ पे ये सब का फसल है, कहाँ पे? सरसों के फसल के पास या सूरजमुखी के फसल के पास। या नहीं भी है तो जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है ये सब पौधा लगा दिया जाता है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका रस ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहद का निर्माण कर सके। ये सब चीज़ें देखा जाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी को निम्नलिखित 4 प्रजातियाँ होती है। तो अगर हम लोग व्यावसायिक अगर इसको बिजनेस के रूप में हम यूज करते हैं, मधुमक्खी का 4 प्रजातियों का पालन किया जाता है। एक है एपिस सेरना इंडिका, यह सामान्य भारतीय मधुमक्खी होती है, भारत में मिलता है। ये अलग अलग प्रजाति है मधुमक्खी का। एपिस डॉर्साटा, ये भी भीमकाय मधुमक्खी कहलाता है। उसी प्रकार से एपिस फ्लोरिया, यह आकार में सबसे छोटी होती है और इसे सूक्ष्म मधुमक्खी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि कोई छोटा मधुमक्खी होता है, कोई बड़ा मधुमक्खी हम लोग को देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एपिस मेलिफेरा होता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी, अब देखो यहाँ पर लिख भी दिया है, जो एपिस
मेलिफेरा जो होता है, ये सबसे ज़्यादा इसी से ज़्यादा बिजनेस किया जाता है, इसलिए कि शहद का निर्माण ज़्यादा मात्रा में करता है। ये शहद का निर्माण ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसी से ज़्यादातर व्यावसायिक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 जाति का नाम दिया मधुमक्खी का। व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन के लिए कृत्रिम मधुमक्खी पेटिया का उपयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक जहाँ पे इसका बोया मतलब जहाँ पे इसको बोल सकते हैं मधुमक्खी का छाता लगे, उसके लिए कृत्रिम मधुमक्खी पेटिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जाकर मधुमक्खी क्या करता है, अपना छाता को बनाता है। और इन कृत्रिम पेटियों को बगीचों, खेतों या अन्य खुले स्थानों पर रखा जाता है। इसी को कहा, ये जो पेटी बनाया जाता है जिसमें मधुमक्खी आकर छत्ता लगाता है, उसको कहाँ पे रखा जाता है, तो किसी बगीचे में या खेत में या अन्य खुले स्थानों पर इसको रखा जाता है। कृत्रिम मधुमक्खी पेटिया से मधु निकलते हैं और एक विशेष प्रकार के पोशाक की आवश्यकता पड़ती है इसको निकालने के लिए। कोई चीज़ लिखा हुआ है तो कृत्रिम मधुमक्खी पालन कर वहाँ से क्या मधु का निर्माण किया जाता है, मधु निकाल कर उसी से क्या किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। अब हम लोग आगे जो जानने वाले हैं वो है मत्स्यकी। मत्स्यकी का मतलब होता है मत्स्य पालन, इसको बोलते हैं। मत्स्य पालन का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन। हम लोग मधुमक्खी का पालन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। भारतवर्ष की मत्स्य मतलब मछली पालन होता है। और मछली पालन हम लोग किस प्रकार से, आज के डेट में मछली पालन भी किया जाता है, पहले ऐसा नहीं किया जाता था, पहले बहुत कम किया जाता था, लेकिन आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा ये उद्योग के रूप में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग मछली को आहार के रूप में प्रयोग करता है। सबको पता है बहुत बड़ा जनसंख्या मछली को आहार के रूप में मतलब खाने के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। सरल भाषा में मत्स्यकी का अर्थ होता है समुद्र के एक भाग, झील या नदी से मछलियों तथा इनके जैसे जलीय खाद्य पदार्थों को पकड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मत्स्यकी कहते हैं। समुद्र से बोले या नदी या किसी झील से जब मछलियों को निकाला जाता है या मछली जैसा जीव को ही निकाला जाता है जो भोज्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है, उसी को हम लोग मत्स्यकी के नाम से जानते हैं, या मछलियों का उद्योग बोल सकते हैं कि ये मछलियों का क्या है, उद्योग है। इसके अतिरिक्त अन्य जलीय जंतु जैसे झींगा, लॉबस्टर, केकड़ा तथा खाने वाला सीप, ये सब कुछ आता है जो मछली की तरह ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट इसको मछली नहीं बोला जाता है। ठीक, तो ये सब भी खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका भी हम लोग पालन करते हैं, पालन करके इसका ग्रोथ कराते हैं। उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में लोग प्रयोग करते हैं ये सब का। ये सभी में प्रोटीन का स्रोत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मछलियों के यकृत का बात करेंगे, जो मछली का यकृत होता है, जैसे हम लोग का जो लीवर होता है, मछलियों के यकृत से तेल, साग, कांड, लीवर ऑयल का औषधि, देखो लीवर के लिए लीवर औषधि का निर्माण किया जाता है। किससे, जो मछली का यकृत होता है उससे निकलने वाला जो तेल होता है ना, मछली के यकृत से, मछली के जो लीवर से निकलने वाला तेल होता है, उसको इंसानों के लिए एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है इंसानों के लीवर के लिए। ठीक, तो उसका लीवर का तेल निकालता है इंसानों को, इसलिए बोला जाता है जो उसका यकृत होता है, यकृत को अगर खाते हैं तो हम लोग के लिए फायदेमंद भी होता है। कुछ मछली उत्पादन में भारत का विश्व का 7वां स्थान है। कुछ मछली ऐसा है जो भारत में पूरा विश्व में 7वें स्थान पर है उसका उत्पादन करने में, उसका निर्माण करने में। हमारे देश के मछली उत्पादकों के निर्यात से लगभग 4000 करोड़ रुपए वार्षिक आय होती है। अब देखो निर्यात का मतलब होता है जब हम लोग यहाँ से दूसरे देशों में भेजते हैं मछली को, तो उससे जो कमीनी होता है साल में भारत में कितना हो जाता है, 4000 करोड़ रुपए का कमीनी होता है एक वर्ष में। इस प्रकार से देखने को मिलता है, मतलब निर्यात किया जाता है, इसको दूसरे देशों में भी भेजा जाता है यहाँ से मछली। मछलियाँ अम्लीय जल और मृदु जल तथा लवणीय जल या कठोर जल दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है। तो मछली जो होता है अलवणीय जल में पाया जाता है या लवणीय जल में भी पाया जाता है। अलवणीय का मतलब मृदु जल फ्रेश वाटर बोल सकते हैं, लवणीय जल जो कठोर होता है, ये दोनों प्रकार के जलों में मछली पाया जाता है। अलवणीय और मीठे जल में पाई जाने वाली जो मछलियाँ होता है वो होता है रेहू, कतला, सिंगी, टेंगरा, मांगूर, सुइया, गरई, ये सब जो मछली होता है ये मीठे जल में पाया जाता है, मतलब ये बोल सकते हैं साफ जल में पाया जाता है। जो लवणीय जल का होगा तो लवणीय जल का भी कुछ दिया होगा सकता है।
मत्स्य की एक प्रकार का उद्योग है, बोल सकती है एक व्यापार है जिसका सीधा संबंध मत्स्य पालन, उनका प्रसंस्करण और उसकी बिक्री बिक्री से है। कहने का मतलब कि इसका प्रसंस्करण कराया जाता है अपने हिसाब से, जिससे ज़्यादा मात्रा में मछली प्राप्त हो सके और उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का मात्रा रहे और इसको बेचा जाता है। इस उद्योग में अन्य जलीय जीवों को भी सम्मिलित किया गया था। कुछ अन्य जलीय जीव ऊपर में भी हम लोग देखें, यहाँ पर भी नीचे में भी कुछ जलीय जीव दिया हुआ, मछली के अलावा झींगा, लॉबस्टर, केकड़ा, ये सभी इसका भी हम लोग मत्स्य में लाते हैं, मत्स्य में इसका भी पालन करते हैं। उत्पादन जलीय संवर्धन कहलाती है, जल में ही सबका उत्पादन होता है। कल मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन को ही हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, या तो इसको कृषि कल्चर के नाम से भी कहीं पर सुनने को मिलेगा। मछलियों का प्रबंधन करना, उसका उत्पादन करना कृषि कल्चर कहलाता है, या मत्स्य पालन के नाम से भी जानते हैं, या फिश फार्मिंग के भी नाम से जानते थे। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको नाम याद रखना है। मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन, या फिशी कल्चर भी कहीं पर दिया हो तो उसका मतलब है मछली पालन, ठीक, या मछली का प्रबंधन भी बोल सकते हैं। मत्स्य की नदियों और झीलों तथा तटीय राज्यों में रहने वाले मछुआरों की जीविका का साधन है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे जीविका का साधन होता है मछली? झील, या जहाँ पर तटीय राज्य होता है। तटीय राज्य मतलब जो समुद्र के किनारे वाले राज्य होते हैं, वो लोग ज़्यादा इसका व्यापार करते हैं और लोग पूरी तरह से डिपेंड इसी के ऊपर रहते हैं। हमारे देश में लगभग 7,500 किलोमीटर का एक समुद्री तट समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र है। कृषि में हरित क्रांति की सफलता के बाद जब कृषि हुआ, तो कृषि में जब हरित क्रांति हुआ, उसको सफलता मिला, तो उसी को नील क्रांति मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देकर किया गया। जैसे कि बात करेंगे, हम लोग पता है कि जब कृषि में जो क्रांति लाया गया, कृषि में जो बदलाव लाया गया, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जब मछलियों का उत्पादन में वृद्धि किया गया, मछलियों के उत्पादन में जब वृद्धि किया गया, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नील क्रांति के नाम से जानते हैं। और मछलियों में जो उत्पादन में वृद्धि हुआ, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम नील क्रांति के नाम से जानते हैं। और कृषि में जो उत्पादन में वृद्धि हुआ, उसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। मृदु जलीय मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए मिश्रित मछली संवर्धन की विधि अपनाई जाती है। मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजातियों को मछलियाँ का संवर्धन एक तालाब में एक ही समय में किया जाता है। अब देखो, मिश्रित मछली संवर्धन का मतलब है कि एक ही साथ एक तालाब में कई प्रकार के मछलियों का उसमें पालन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित मछली प्रबंधन। मत्स्य संवर्धन तकनीक का द्वारा उन्नत किस्म की मछलियों का उत्पादन किया जाता है। इसमें भी संवर्धन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है कि अच्छे से अच्छे किस्म का हम लोग मछली का उत्पादन कर सके। इस सब बात का भी ध्यान में रखा जाता है। नर और मादा मछलियों से क्रमशः शुक्राणु तथा अंडाणु प्राप्त कर लिया जाता है। जो अच्छे गुण वाले अंडाणु और जो अच्छे गुण वाले शुक्राणु होते हैं, उन्हीं मछलियों को शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलाकर निषेचित किया जाता है, जिससे बनने वाला नए जो मछली होते हैं उसमें गुण अधिक से अधिक अच्छा गुण देखने को मिलता है। तो ये अपने ऊपर होता है कि मछलियों का शुक्राणु इकट्ठा कर लिया जाता है और मादा मछली से अंडाणु इकट्ठा कर लिया जाता है। इसलिए दोनों पानी में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अंडाणु और उस शुक्राणु को पानी में छोड़ देते हैं, तो उसको इंसानों के द्वारा क्या किया जाता है? ले लिया जाता है और उसको निषेचित किया जाता है। लेकिन वो वैसे ही अंडाणु, वैसे ही शुक्राणु को लिया जाता है जो अच्छे गुण वाले मछली होते हैं, उन्हीं का अंडाणु शुक्राणु को लिया जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाले जो नए, निषेचित होने के बाद जो नए मछली का निर्माण हो, उसमें अच्छे से अच्छे गुण हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब इसके बाद अभी तक हम लोग क्या कि पशुपालन के बारे में देख रहे थे, मुर्गी पालन के बारे में देखे, मत्स्य पालन के बारे में देखे, मधुमक्खी पालन के बारे में देखे। अब जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वो पादप प्रजनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो पादप प्रजनन के बारे में पादप मतलब हो गया पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का प्रजनन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पादप मतलब सभी को पता है कि पेड़ पौधा को मतलब पादप कहते हैं। प्रजनन का मतलब होता है कि नए पादप, एक पुराने पादपों से नए पादपों का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। वांछित पादप किस्मों को विकसित करने के लिए कृत्रिम संकरण
तथा पादप प्रजनन की अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें कृत्रिम संकरण लिख दिया है। कृत्रिम मतलब इंसानों के द्वारा संकरण कराया जाता है। संकरण मतलब हो गया कि उसका प्रजनन कराया जाता है। प्रजनन कराने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमको पता है कि एक फूल जब होता है, इस एक फूल में क्या होता है, एक फूल में हम लोग पता है कि परागकण का निर्माण होता है। उसके नर जनन अंग में परागकण का निर्माण होता है और मादा जनन अंग में अंडाणु का निर्माण होता है। तो वही परागकण का तो उसको अर्तिकाक पर जाता है और अर्तिकाक पर जाकर उसमें अंडाणु के साथ निषेचित होकर बीज का निर्माण करता है और वही बीज फिर क्या होता है, उससे पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग वैसे पौधों का चुनाव करते हैं जो अच्छे किस्म का हो। ठीक है, एक ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं जो अच्छे किस्म का हो और उसके बीच में क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है। उसके बीच में हम लोग बोल सकते हैं परागण कराया जाता है, जिससे बनने वाला जो बीज होगा और उससे बनने वाला जो पौधा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे किस्म का हम लोग प्राप्त हो सके। ऐसे आम के लिए किया जाता है, क्यों भी लीची के लिए किया जाता है। तो ये सब पौधों के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की ऐसी किस्में विकसित की जाती है जो अधिक उपयोगी होता है। तो वैसे लिखा हुआ है कि ऐसे फसल का निर्माण किया जाता है, ऐसे उसका फसलों का किस्में बनाया जाता है जो हम लोग के लिए ज़्यादा अधिक उपयोगी हो, रोग प्रतिरोधी तथा अपेक्षाकृत बेहतर उत्पादन करने वाली हो। ठीक है, मुख्यतः आज जितनी फसलें उगाई जा रही है सभी पुरानी किस्मों के पालतूपन के परिमाण है। तो कहने का मतलब आज के डेट में जितना भी पेड़ पौधा उगाया जा रहा है, जितना भी फसल वगैरह उगाया जा रहा है, वो सब के सब क्या है, पहले की जो फसल है उसी से निर्माण करके नए गुण वाले पौधे को। अच्छा, एक और चीज़ है पालतूपन के परिमाण में। तो मतलब कहने का मतलब पुराने किस्में के ही हम लोग बहुत दिनों से प्रयोग करते आ रहे हैं, हम लोग कुछ नया गुण वाले इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए ऐसा प्रजनन अब कराया जा रहा है। ऐसे द्वारा साइंटिस्टों द्वारा मतलब विचार किया जा रहा है, मतलब इस पर वर्क भी किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे किस्म का हम लोग फसल का निर्माण हो सके, अच्छे गुण वाला हो सके। पादप प्रजनन में फसलों की ऐसी नई तथा उन्नत गुणवत्ता वाली किस्मों को विकसित किया जाता है जिसमें वर्तमान अथवा प्राचीन किस्मों से अच्छे गुण विद्यमान होते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि आज के डेट में पादप प्रजनन कराकर अच्छे गुणवत्ता वाले किस्में विकसित किया जाता है, जिसमें अगर पहले का अपेक्षा तुलना करेंगे तो उससे अच्छे गुण विद्यमान अब के डेट में होता है। यह तभी संभव है जब वर्तमान किस्में में आनुवांशिक बदलाव लाया जाए। आनुवांशिक मतलब उसमें जो आनुवांशिक का मतलब है ना, एक गुण से दूसरे गुण, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जो गुण आता है तो उसको हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो जब उसमें बदलाव करेंगे तभी जाके आने वाले जो जनरेशन वाला फसल होगा वो अच्छे गुण वाला होगा। यह बदलाव पादप प्रजनन की विधियों के प्रयोग द्वारा लाया जा सकता है। यह पादप प्रजनन की विधियों के प्रयोग द्वारा इसको लाया जाता है। पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम का संकरण सम्मिलित होता है। जो पादप प्रजनन कराया जाता है उसमें जब पादप प्रजनन शुद्ध वंशक्रम का संकरण का सम्मिलित किया जाता है, मतलब पहले शुद्ध उसको बना लिया जाता है, तब कृत्रिम ढंग से दूसरे के साथ उसका प्रजनन कराया जाता है। इस क्रॉसिंग के बाद कृत्रिम चयन कर अधिक उत्पादन देने वाली रोग प्रतिरोधक पोषणजन किस्मों के अलग कर लिया जाता है। अब बार बार क्रॉस कराया जाता है, बार बार क्रॉस कराया जाता है, हर एक बार नया बीज का निर्माण होता है, हर एक बार उससे नया पौधे का निर्माण होता है। लेकिन उसमें क्या चीज़ देखा जाता है कि हम कैसा पौधा हमें मिल जाए। ऐसा देखा जाता है कि एक तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और उसका उत्पादन का मात्रा मतलब कम ही दूर में बोए और उसका उत्पादन का मात्रा ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें उसमें देखा जाता है। ये सब चीज़ें देखा जाता है, उसमें अच्छे से अच्छे गुण हो, उसका पोषण तत्व है उसका अच्छा हो, इसलिए ऐसा संकरण कराया जाता है। शुद्ध गुण वंश वाले का साथ ही संकरण कराया जाता है। संकरण द्वारा दो जेनेटिकली अलग जनकों के बीच क्रॉस कराकर नई किस्में, वही चीज़ लिखा हुआ है, दो अलग अलग जेनेटिक दोनों का जो जीन हो वो पूरी तरह से अलग अलग हो और दोनों के बीच में क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, जिससे नए किस्म का निर्माण होता है। पादप प्रजनन में आनुवांशिकी, आणविक विज्ञान तथा उत्तक संवर्धन विधियों का नियमित प्रयोग करके साथ साथ आणविक आनुवांशिक संसाधनों का प्रयोग करके वर्तमान समय में ऐसा किया जा रहा है। उत्तक प्रवर्धन हम लोग पढ़े थे, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्तक प्रवर्धन करके भी ऐसा किया जा रहा है। ठीक,
ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, नए नए किस्म का मतलब उसी जाति का अलग अलग किस्में उत्पन्न किया जा रहा है पेड़ पौधा का। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है? तो ऑब्वियस है कि इसका अगर उद्देश्य का बात करेंगे तो उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपजाई फसल उत्पादन, तो वही चीज़ लिखा है। उसका जो गुण होना मतलब उसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा हो जाए, उच्च उपज मतलब ज़्यादा मात्रा में फसल का निर्माण कर सके, कम दूर में बोए लेकिन फसल का निर्माण ज़्यादा हो। रोगजनक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि रोग के कारण ही बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं। पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी मतलब जो उसको खत्म करने वाले कीड़ा मकोड़ा होते हैं उसके प्रति उसका उसमें प्रतिरोधी हो, मतलब उसको खाए तो खुद ही मर जाए। किसी विशेष कृत्रिम जलवायु विशेषक क्षेत्रों में मतलब इसको कहीं पर भी उगाया जा सके, ऐसा गुण उसमें होना चाहिए। पौधों के खाने योग्य भाग को टॉक्सिन से मुक्त करना और खेसारी दाल के न्यूरोक्रेक्सिन जो प्रक्षाघात के उत्तरदायी होती है वो दाल को मुक्त करना। तो देखो उसमें जितना भी हानिकारक चीज़ होता है उस फसल में उसको पूरी तरह से उससे खत्म करना ही हम लोगों को पादप प्रजनन का उद्देश्य होता है। तो ये कुछ उद्देश्य दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें पादप प्रजनन के मुख्य पद पढ़ने वाले जनन द्रव संग्रहण, जंतु का मूल्यांकन, उनका चयन, इसको हम लोग एक एक कर करके पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग एक एक कर करके नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।